हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आपका जेएसओ का एग्जाम होना है ना, उसमें पिछली बार जो क्वेश्चंस आए उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और आपका जो इन्वायरमेंटल साइंस पेपर 2 है नेट में, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये पीवाईक्यूज हैं जो जेएसओ में, जो साइंटिफिक ऑफिसर का एग्जाम हुआ था राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इससे जस्ट पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चंस आए, इसके साथ साथ इनके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम कंप्लीट जो क्वेश्चंस आए थे 150 उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ऐसे रेगुलर कुछ न कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से चीजों को सुनना है, आराम से समझना है और कंसेप्ट पे समझने पे ध्यान देना है। पेपर को अच्छे से हैंडल करना है, ये ध्यान रखें, ठीक है। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस के बारे में कुछ प्रैक्टिस करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स। और इंफॉर्मेशन ये है कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, या फिर अपनी वेबसाइट है www.swmg.in। इस पे हम इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस ज्वाइन करते हैं 2 जनवरी से पहले पहले, यानी कि 2 जनवरी तक हमने 24% का ऑफर दिया हुआ है, 24% का डिस्काउंट चल रहा है। और इसकी वैलिडिटी आपको पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस की 6 मंथ होगी। और इसकी फीस ये है फ्रेंड्स 5472, और ये फीस 2 जनवरी तक है। और अगर आप पेपर 1 जो जनरल पेपर होता है, कंपलसरी पेपर, और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हो तो फीस ये है, ठीक है। और यानी कि इस पे 34% ऑफ है कॉम्बो पैकेज पे, और ये भी 2 जनवरी तक ही है। अगर आप विलिंग है तो आप अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर मोबाइल ऐप SWMG पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई ओनली सिर्फ पेपर 1 ज्वाइन करना चाहता है तो भी पेपर ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे एक रिकॉर्डेड बैच जो किसी भी टाइम देख सकते हैं, एक लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपनी वेबसाइट है और मोबाइल ऐप का SWMG नाम है, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, ये पूछा गया प्रेशर चेंजेज, दबाव परिवर्तन के बारे में बात की गई कि प्रेशर चेंज होता है, उसके बारे में कौन सा ठीक है। पहला ऑप्शन है मोर रैपिडली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन इन द वर्टिकल। सेकंड ऑप्शन है मोर रैपिडली इन द वर्टिकल डायरेक्शन देन इन द हॉरिजॉन्टल। थर्ड ऑप्शन है एट द सेम रेट इन द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डायरेक्शन। और फोर्थ ऑप्शन है मोर रैपिडली इन द वर्टिकल डायरेक्शन ओवर लैंड देन ओवर द ओशियन। तो आपको प्रेशर के बारे में कैसे चेंज होता है, इसके बारे में आपको राइट आंसर बताना था। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? सेकंड है कि जो प्रेशर है मोर रैपिडली वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा तेजी से चेंज होता है बजाय हॉरिजॉन्टल के, क्षैतिज के। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डेंसिटी, घनत्व कम होता जाएगा, और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर और डेंसिटी का जिक्र करेंगे तो आपको समझ में आती है ये बात कि जितना कम डेंस होगा प्रेशर भी क्या हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वर्टिकल हम जब जाते हैं डायरेक्शन में तो जो प्रेशर का जो चेंज है वो बहुत ही रैपिडली होता है बजाय अगर हम क्षैतिज चलें। क्योंकि यूं चलेंगे वर्टिकली तो प्रेशर ज्यादा रैपिडली चेंज होगा बजाय यूं के, है ना। तो वर्टिकल वाला हो गया। इसमें मैंने एक बात लिख भी दिया है, एक नोट डाल दिया है। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। और ये कंसेप्ट क्या है कि चेंज इन द प्रेशर और caused by change in the density of the air। डेंसिटी मतलब आपको पता है घनत्व, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, which relate to the temperature of the air। और आपको पता है डेंसिटी कहाँ रिलेट करती है? टेम्परेचर से, है ना। As cold air is more dense, है ना। आपको पता है जो ठंडी एयर होगी, जो पार्टिकल पास पास होंगे, है ना, और वो बहुत ज्यादा डेंस होगी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। देन वार्म एयर, क्योंकि वार्म एयर जो होती है, गर्म एयर होती है, उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। द प्रेशर इन द कूलर एरिया विल बी हायर। जो ठंडा एरिया होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा बजाय प्रेशर ओवर द वार्मर एयर। जो वार्म एयर होगी उसकी बजाय कूलर जो एयर होगी वहां पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसके लिए हमने जैसे, क्योंकि आप वर्टिकली आप जानते हो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एयर की डेंसिटी आपको पता है कम होती जाती है, और वहां पे टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर होएगा, कूल होएगा, स्टेबल इन्वायरमेंट के लिए नीचे आने की कोशिश करेगा। ये सारे कंसेप्ट्स आपको पता होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा और कूल होने की कोशिश, बादल बनने वाली बात होती है ना, तो वही बात है।
तो आप ध्यान रखना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अगर ट्रोपोस्फेयर की मैं जिक्र करूं, ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता रहता है, आपको पता है टेम्परेचर कम हो रहा है ना, यानी कि डेंस होएगा, और डेंस होएगा तो प्रेशर का चेंजेस भी होएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर सेकंड एक क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है टू डिटरमाइन द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी हीट डिटरमाइन करना है, हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो किस तरह से, किस प्रोसेस से आप गुजरोगे, ये पूछा है। ए कह रहा है रीड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, बी कह रहा है रीड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी कि इसको सीक्वेंस में लगाना है, ए पहले है, यानी ये है ना ABCDE तक आपको दे रखा है। तो आपको पूछा है इन सब से पहले क्या करोगे, उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में क्या करोगे। तो सी है पोर द वाटर इनटू ए बीकर, डी है स्टायर करोगे मिक्सचर को, और ई है ऐड द सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है। सबसे पहले तो देखो हम उसको बीकर में डालेंगे, पोर करेंगे, सबसे पहले तो यही काम करोगे, तो बीकर में डालोगे तो सी सबसे पहले आएगा, यानी कि पोर द वाटर इनटू ए बीकर, सबसे पहले सी आएगा। तो ये ए ऑप्शन नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, इन दोनों में से आ सकता है कोई। तो एक बार सी वाला, पहले सी आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे सी आ गया उसके बाद मतलब आपने पानी को बीकर में डाल लिया, उसके बाद क्या करोगे, इनिशियल टेम्परेचर नोट करोगे, यानी कि उसका शुरुआती तापमान क्या है, बिल्कुल करोगे। तो उसके बाद ए आएगा, यानी कि सी के बाद ए, यानी कि ये ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन बन गया, ठीक है। आपने ये बीकर में पानी लिया, ठीक है, और इसका इनिशियल वाटर चेक करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दोगे, तो ई आ गया, उसके बाद बिल्कुल आ गया, इसके बाद उसमें NaOH मिला दिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, फिर उसको मिक्स कर देंगे तो डी ऑप्शन आएगा, ये हो गया, मिक्सचर को पूरा हिला दिया, ठीक है। उसके बाद हम फाइनल टेम्परेचर को पढ़ लेंगे कि फाइनल टेम्परेचर क्या है, बी आ गया। तो यही रहेगा सीक्वेंस। समझ में आ गई मेरी बात, कि सबसे पहले हम ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, सबसे पहले उसको बीकर में डालेंगे, ठीक है, फिर इनिशियल टेम्परेचर उसका नोट करेंगे क्या है, उसके बाद उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने डाल दिया, उसके बाद मिक्स कर दिया, और उसके बाद फाइनल। तो ये प्रोसेस रहेगा टू डिटरमाइन द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो, इसके बारे में, हीट सॉल्यूशन के बारे में एक नोट है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। आपको पता ही है कि क्या होता है, द हीट ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी that get released or absorbed when a substance get dissolved in a solution and dissociates। बेसिकली क्या है, हीट ऑफ ए सॉल्यूशन क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो या तो कोई भी सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर डिजोल्व होगी कोई भी चीज, गेट डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन, या फिर वो टूटेगी, है ना, ऐसा ही तो होता है। तो दो तरह से होता है, हम बात करते हैं, या तो वो सॉल्यूशन पहले की बजाय ठंडा हो जाए, या जो सॉल्यूशन है पहले की बजाय गर्म हो जाए, यही दो ही चीजें होगी। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो हमने डिजोल्व या डिसोसिएट होने के बाद जो फाइनल आया है, अगर बढ़ रहा है तो यानी कि पॉजिटिव चेंज है, और अगर कम हो रहा है तो नेगेटिव है। तो यही बात है, द हीट ऑफ सॉल्यूशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड ऑन एनर्जी बीइंग रिलीज और एब्जॉर्ब। या तो एनर्जी वहां पे रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है मींस ठंडा हो रहा है तो नेगेटिव हो गया, एब्जॉर्ब हो रहा है तो अवशोषित हो रहा है ना। इफ एनर्जी वाज एब्जॉर्ब देन द हीट ऑफ सॉल्यूशन वुड बी पॉजिटिव। सीधी सी बात है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो बढ़ेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर फाइनल और इनिशियल को घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पहले से बढ़ गया है ना, एब्जॉर्ब कर लिया तो पॉजिटिव। अब एनर्जी अगर रिलीज हो गई तो हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि पहले की बजाय अब ठंडा हो गया, रिलीज हो गई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन है ये घोल की गर्मी, बेसिकली समझ में आ गई होगा, नॉर्मल सी बात है। चलो, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव बोथ गैसियस एंड पार्टिकुलेट कंटेमिनेंट्स। आपसे ये पूछा गया है, यहाँ पे कुछ आपको मेथड है कि आपको पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो गैसियस और पार्टिकुलेट कंटेमिनेंट्स दोनों को एक साथ क्या करता है, रिमूव करता है। तो जो ये स्कर्बर है ना, बेसिकली जो वेंचुरी स्कर्बर है ना, स्कर्बर, ये बेसिकली क्या करता है, रिमूव करता है दोनों को, गैसियस और पार्टिकुलेट कंटेमिनेंट्स दोनों को, याद रखना। आपको पता है ग्रेविटेशनल जो सेटलिंग चेंबर्स होते हैं, डायनामिक जो प्रेसिपिटेटर होता है, बैग फिल्टर होता है, ये दोनों को एक साथ नहीं करते हैं। अगर मैं आपको इसके बारे में एक लाइन बता देता हूं, याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है वेंचुरी स्कर्बर, याद रखना, ठीक है। जो दोनों गैसियस और पार्टिकुलेट जो कंटेमिनेंट्स होते हैं उन दोनों को रिमूव करता है, ठीक है,
इनके बारे में और आपको दिखा देता हूं। जो वेंचुरी स्क्रबर है, रिमूव बोथ गैसियस एंड पार्टिकुलेट कंटेमिनेंट्स, द मिनिमम पार्टिकल साइज रिमूव इज 0.5 माइक्रोमीटर एंड इस एफिशिएंसी देखो कितनी ज्यादा है, 99%। ठीक है, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये वेंचुरी स्क्रबर के बारे में बात कर रहा है, उसका डायग्राम है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये दोनों को गैसियस और पार्टिकुलेट कंटेमिनेंट्स है, इनको रिमूव करता है। अगर हम कैटालिटिक कन्वर्टर की बात करें कि आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, बेसिकली ये यूज होता है टू रिड्यूस इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल्स हैं, है ना, उनसे जो इमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए जो यूज होता है वो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। जो आपको पता है हार्मफुल गैसेस को वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे में चेंज कर देता है। तो रिड्यूस इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, कैटालिटिक कन्वर्टर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर है ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स। ये फाइन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है, जैसे डस्ट है, स्मोक है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज को यूज करता है फ्रॉम गैसियस यूजिंग देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, है ना। और जो बैड जो एडजॉर्बर्स है, जो है ना फ्लूइडाइड्स है, तो वो क्या आते हैं टू ट्रीट द एयर। एयर को ट्रीट करने में, कौन सी एयर को, जो इंडस्ट्रीज वगैरह से आती है ना, कमिंग आउट ऑफ बैड इंडस्ट्रीज। और ये बेसिकली एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करता है ना इस प्रोसेस में। और ग्रेविटेशनल सेटलिंग चेंबर है, द सेटलिंग चेंबर आर द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट डिवाइस which rely on gravitational settling as a mechanism to collect solid particulates from gas stream। ये बेसिकली solid particle ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, तो ये हम इसको सेटल करते हैं, मतलब सेटल हो जाते हैं नीचे, और इससे हम रिमूव करते हैं। तो आपने देखा कौन कैसे कैसे रिमूव कर रहा है। अगर डायनामिक प्रेसिपिटेटर के बारे में बात करें तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करके रिमूव गैसियस मैटर, ये गैसियस मैटर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हटाता है। डायनामिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू सिरेमिक एंड वुड वर्किंग इंडस्ट्रीज। इट यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू रिमूव गैसियस मैटर। ये जो रेड वाले इसका कीवर्ड है याद रखना। और बैग फिल्टर यूज फॉर द क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है ना, दैट हैव ए रिलेटिवली स्मॉल लोडिंग ऑफ पार्टिकल टू बी रिमूव। The particle suspension passes through and the particles settle in the bag. Filtration occur from inside to outside with a delivery speed of about 100 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर हार। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो आपने देखा कि बैग फिल्टर में किसका, हम जो फ्लूइड होता है उसके क्लैरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन किसका करते हैं, फ्लूइड का करते हैं। तो आपको एक एक का पता लग गया कि किस में क्या यूज करते हैं हम, ठीक है। आगे अगर बात करें, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, व्हाट वुड हैव बीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज। अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं हो, बिल्कुल ही नहीं हो, तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेज अगर है तो क्या है, वो कारण है हमारी पृथ्वी को गर्म रखने का। अगर उनको कह रहे हैं कि बिल्कुल ही हटा दी जाए, बिल्कुल ही ग्रीन हाउस गैसेज ना हो, तो क्या होगा, तो हमारा टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा और वो -19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ये डी आ गया इसका। अगर बेसिकली और एवरेज टेम्परेचर पूछ ले पृथ्वी का कितना है ना, एवरेज रिमूव नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, आपसे सिंपल पूछ ले कि पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना है, तो हम कहेंगे इसका 15 डिग्री सेल्सियस है। ये प्लस में ही रहेगा, एवरेज हम रह रहे हैं, ठीक है। अगर बात याद रखना, अगर विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज की बात करें, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, तो माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, -19 डिग्री। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि ग्रीन हाउस गैसेज बेकार है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा होने से दिक्कत होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। अगर कम है, मतलब नेचुरल कंडीशन में हो तो ठीक है ना, अति होना बुरा है, ये बात ध्यान रखना है। आगे एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन द ट्रोपोस्फेयर डिपेंड ऑन सोलर रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ। जो ओजोन बनती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, है ना, आपको पता है जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन बनती है वो एक बैड ओजोन है ना, क्योंकि वो एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट की तरह काम करती है। मैंने कहा सेकेंडरी पोल्यूटेंट, यानी कि वो डायरेक्ट तो नहीं निकलती, रिएक्शन करके बनती है। तो यहाँ क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, एक तो सोलर रेडिएशन, क्योंकि यहाँ से टेम्परेचर मिलेगा, और क्या क्या चीज चाहिए, बेसिकली NO2 एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, क्योंकि आपको पता है NO2 टूट जाएगा जब सूर्य की किरणें पड़ी इसमें, तो NO+O में टूट गया, ऑक्सीजन जो है वो इस O से रिएक्ट करेगी और O3 बना लेगी, ठीक है। ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो NO2 और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC है, वो बेसिकली जरूरत होती है उनकी कंसंट्रेशन की और सोलर रेडिएशन की, तब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनता है, और ये बैड ओजोन है,
तो हमारे लिए ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अपवर्ड वर्टिकल राइज प्रिवेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूम्स। बेसिकली ये बात कर रहा है कि जो वर्टिकल राइज होता है ना, प्लूम्स का, तो उस वो किस में बढ़ेगा, किस कंडीशन में बढ़ेगा। तो वर्टिकल यानी कि ऊपर की तरफ, अपवर्ड वर्टिकल राइज प्रिवेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूम्स, कौन सी कंडीशन में, ट्रैपिंग के अंदर, फैनिंग के अंदर, लूपिंग के अंदर या न्यूट्रल के अंदर। तो आपको पता है ऊपर कब जाएगा, एकदम ऊपर जाता जा रहा है जब उसमें किसी भी तरह की कोई चीजें नहीं है, न्यूट्रल है ना, यानी कि दोनों चीजें सेम है, यानी कि जो लैप्स रेट है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है और एडियाबेटिक जो लैप्स रेट है वो बराबर है, न्यूट्रल कंडीशन में है, तो वो राइज होता रहेगा, वर्टिकल राइज प्रिवेल्स होगा। तो ये न्यूट्रल कंडीशन है। इसमें हम कुछ शब्दों को पढ़ लेते हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा है ये शब्द यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। मैं आपको कुछ टर्म बताता हूँ। इससे पहले आपको थर्मल इन्वर्जन के बारे में तो पता ही होगा क्या होता है। पहले तो थर्मल इन्वर्जन को जानो, फिर इनके एक कॉनिंग शब्द क्या होता है, फैनिंग क्या होता है, इन शब्दों को भी पढ़ेंगे। थर्मल इन्वर्जन बेसिकली क्या है, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। मैं अगर थर्मल इन्वर्जन की बात ना करूं, नॉर्मल कंडीशन में जब हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये कोई पार्सल है ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है तो ठंडा होएगा, ऊपर जाएगा क्योंकि अपनी हीट एनर्जी रिलीज होती जाएगी उसकी, मान लेते हैं कि ठंडा होता जा रहा है वो, है ना, क्योंकि एक्सपेंशन पे और वो कितना संपीड़ित हो रहा है, वो कितना कंप्रेस हो रहा है, सब चीजें इस पे डिपेंड करती है। तो जो नॉर्मली क्या होता है, एयर टेम्परेचर होता है, हमें देखते हैं कि डिक्रीज होता है विद इंक्रीज हाइट। नॉर्मल कंडीशन तो यही है ना, हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फीयर में, यही तो बात पढ़ते हैं कि जो एयर जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली वो डिक्रीज होता है। कैसे कैसे, जैसे इंक्रीज होगा एल्टीट्यूड में, जैसे जैसे ट्रोपोस्फीयर में हम एल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसीलिए हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं। बेसिकली बात यही है। लेकिन जो थर्मल इन्वर्जन होता है बेसिकली उसमें वो जो वार्मर एयर है वो हेल्ड अबव कूलर एयर, यानी कि इन्वर्जन की कंडीशन हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन पे तो जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड के ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होएगा, तो ऊपर टेम्परेचर कम है तो ऊपर वाली लेयर ठंडी है। लेकिन अगर हम बात करें इन्वर्जन में, तो इन्वर्जन में क्या होगा, जो वार्मर एयर है, गर्म एयर है, वो ठंडी एयर के ऊपर होगी, है ना। तो ये एक इन्वर्जन की कंडीशन होती है। और जब ये इन्वर्जन की कंडीशन बेसिकली हो जाती है ना, तो हमेशा याद रखना, क्योंकि ऊपर कौन सी लेयर आ गई, वार्म आ गई, तो वार्म है हल्की, वार्म तो हल्की होगी, तो नीचे उसके ठंडी रहेगी। तो अब कोई भी प्लूम आएगा बेसिकली ऊपर हल्की है तो उससे ऊपर नहीं जाके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही करेगा प्लूम। तो ये याद रखना, इन ए थर्मल इन्वर्जन एयर कैन ओनली मूव हॉरिजॉन्टली, ये याद रखना। जब थर्मल इन्वर्जन होगा तो एयर कैन मूव हॉरिजॉन्टली, क्योंकि उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, वर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ऊपर हल्की है, तो इधर यूं चलेगा हॉरिजॉन्टल। द एयर बीनीथ एन इन्वर्जन इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल बिकॉज द एयर इज ट्रैप्ड अंडर द वार्मर लेयर, क्योंकि अब एयर तो वहां तो जा ही नहीं सकती, स्टेप यूं ही चलेगी, ठीक है, क्योंकि वो उससे हल्की नहीं है, भारी है, तो नीचे ये चलेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इन ए थर्मल इन्वर्जन एयर कैन ओनली मूव हॉरिजॉन्टली। अब मैं कुछ शब्दों के बारे में बात करूं, जैसे फैनिंग शब्द क्या है, ये ऐसे चलेगा, फैनिंग में यूं होता है, ठीक है, ये यूं हो गया फैनिंग, फैनिंग ये है, यानी कि फैन लाइक एक वो हो गया। तो इसमें क्या है, ए फैनिंग प्लूम result when a stable atmosphere greatly restrict the dispersion of the plume in the vertical direction। यहाँ पे vertical direction को restrict कर देता है और यूं ही चलती है, तब एक fan like structure बनती है ना। इसमें horizontally चलती है। देखो, occur when the wind blow across the path of plume, the wind cause the plume to spread out horizontally resembling a fan shape। Fanning plume are influenced by wind direction and speed and are commonly observed in open areas or near water bodies। ये जो ओपन एरिया है या वाटर बॉडी के जो पास में है, कौन सा कंडीशन ऑब्जर्व करेंगे हम, फैनिंग की करेंगे। और कब क्या कंडीशन होगी, स्टेबल एटमॉस्फेयर ग्रेटली रेस्ट्रिक्ट द डिस्पर्शन ऑफ प्लूम, है ना, यानी कि वर्टिकली डिस्पर्शन नहीं होगा, है ना। इसमें क्या होगा, स्टेबल रहेगा और बेसिकली जो स्प्रेड होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, क्षैतिज होगा। और यहाँ पे मैंने एक नोट भी डाल के रख दिया है, the plume is emitted in condition of extreme inversion when the turbulence is very low, है ना, turbulence बहुत low है, किसी भी तरह का turbulence नहीं है और extreme inversion की कंडीशन है। तो आपको पता है inversion की कंडीशन होगी तो horizontal ही मूवमेंट होगा, ऐसा ऊपर नहीं जाएगा, तो अब फैनिंग बनती है, ठीक है, ये याद रखना। तो एक स्टेबल एटमॉस्फेयर होगा जो ग्रेटली रेस्ट्रिक्ट करेगा द डिस्पर्शन ऑफ द प्लूम इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम इन्वर्जन व्हेन द टर्बुलेंस इज लो, तो फैनिंग होगा।
अगर हम बात करें कोनिंग की, तो कोनिंग में क्या है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, कोन बन जाएगा, जैसे कोन होता है ना, एक कोन बनेगा, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ये कब बनता है, तो बेसिकली कोन में एक नोट भी याद रखना, जब सब एडियाबेटिक जो कंडीशन होती है ना, हम देखते हैं ना सुपर एडियाबेटिक कंडीशन या सब एडियाबेटिक कंडीशन, तो सब एडियाबेटिक कंडीशन होती है, इसमें कोनिक बनता है, ध्यान रखना, कोनिंग बनता है। और कोनिंग क्या है, इफ ए स्मोक स्टैक वर टू इमिट पोल्यूटेंट इनटू ए न्यूट्रली स्टेबल एटमॉस्फेयर, वी माइट एक्सपेक्ट द प्लूम टू बी रिलेटिवली सिमेट्रिकल, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस प्लूम इज कॉनिंग। बेसिकली क्या है इसमें, जब सब एडियाबेटिक, ये पूरा का पूरा इसका निचोड़ है, जब सुपर नहीं सब एडियाबेटिक जब कंडीशन होगी तो कौन बनते हैं, कौन जैसी स्ट्रक्चर बनती है। और सो व्हाट टू इमिट पोल्यूटेंट्स इनटू ए न्यूट्रली स्टेबल एटमॉस्फेयर, वी माइट एक्सपेक्ट द प्लूम टू बी रिलेटिवली सिमेट्रिकल। यहाँ पे जो प्लूम है वो बेसिकली सिमेट्रिकल है, ये याद रखना है। ये देखना, इनमें डिफरेंस याद रखना, फैनिंग और इसमें, है ना, याद रखना। आगे बात करें लूपिंग। लूपिंग क्या है, जब एटमॉस्फेयर है बहुत ही अनस्टेबल है, लूप बनेगा, ऐसे 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 लूप बन जाएगा, ऐसे 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 लूप बन जाएगा। तो लूप क्या है, जब एटमॉस्फेयर बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है, एंड देयर इज रैपिड वर्टिकल एयर मूवमेंट, और वर्टिकल एयर मूवमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बहुत अप एंड डाउन, है ना, ये एक लूप बन जाएगा, ऐसे है, ऐसे ऐसे अप एंड डाउन है, तो लूप बन जाएगा। तो ये वेरी अनस्टेबल कंडीशन जब होगी एटमॉस्फेयर की, तब लूप बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्यूमिगेशन में क्या होता है, फ्यूमिगेशन ये बहुत ही खतरनाक एक तरह से हम कह सकते हैं कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन है वो बहुत बढ़ जाएगी जहां हम रहते हैं, और बहुत खतरनाक हो रहा है, डेंजरस एक तरह से ये है फ्यूमिगेशन। ये कब होता है, जब स्टैक है जो इन्वर्जन लेयर के अंडर आ जाती है, यानी कि ऊपर, आपको पता है इन्वर्जन लेयर ऊपर है और स्टैक है उसके नीचे है, तब ये कंडीशन बनती है। अब आप सोचो, इन्वर्जन लेयर का मतलब सीधी सी बात है, वार्मर ऊपर है तो ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, यानी कि जो प्लूम होगा। तो ये कह रहे हैं व्हेन स्टैक इज एन अंडर एन इन्वर्जन लेयर, इमिशन मूव डाउनवर्ड much more easily than upward. The resulting fumigation can lead to greatly elevated downwind ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि ये यूं होगा बेसिकली, है ना, ग्राउंड लेवल बहुत ही डेंजरस। अगर आपको ऐसे भी पूछ ले कि किस तरह की कंडीशन में बहुत डेंजरस कंडीशन है, कौन सा, कोनिंग में, फैनिंग में या फ्यूमिगेशन में, तो फ्यूमिगेशन सबसे बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल के कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है फ्यूमिगेशन। और ये कब बनती है, जब स्टैक वो क्या है, अंडर इन्वर्जन लेयर है, ये याद रखना। और लोफ्टिंग की बात करें तो लोफ्टिंग की उससे जस्ट उल्टी कंडीशन कर दो, व्हेन स्टैक इज अबो एन इन्वर्जन लेयर, जब अबो इन्वर्जन लेयर के ऊपर है, यानी कि स्टैक है वो अबो इन्वर्जन लेयर है, इन्वर्जन लेयर के ऊपर स्टैक हाइट है, तो बेसिकली लॉफ्टिंग बनेगी, यूं चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये क्या होगा, मिक्सिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज अनइनहिबिटेड बट डाउनवर्ड मोशन इज ग्रेटली रेस्ट्रिक्टेड बाय द इन्वर्जन स्टेबल लेयर। Such lofting help keep to pollution high above the ground, reducing exposure to people living downwind. जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए ये ठीक है बेसिकली, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्ट उससे नहीं होंगे, ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे इसके लिए रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। और ये कौन सी कंडीशन होती है, व्हेन स्टैक इज अबव एन इन्वर्जन लेयर, जो चिमनी की हाइट है वो इन्वर्जन लेयर के ऊपर है, तो इन्वर्जन लेयर के ऊपर है तो चला जाएगा ऊपर की तरफ, नीचे आने नहीं देगा, क्योंकि ऊपर आ गया ना, तो एक इन्वर्जन नीचे है, तो वो नीचे उससे को क्रॉस करके नहीं आएगा, वो ऊपर ही रह जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि which of the following waste water treatment technologies can achieve effluent BOD less than 5 मिलीग्राम पर लीटर। इस क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, ये नीचे दिया गया है, ये वेस्ट वाटर की प्रोसेस, ये सारों को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस है, लेकिन आपसे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी कैन अचीव एफिलुएंट बीओडी लेस देन 5 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लेस देन 5 मिलीग्राम पर लीटर का बीओडी अचीव कर सकते हैं, यानी कि इनमें सबसे एडवांस यूं कह सकते हैं, या
बहुत एक सारे, वैसे तो देखो कंबाइंड प्रोसेस होते हैं जब हम करते हैं ना बीओडी को, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं प्रोसेस, तो सारे कंबाइंड होते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये सब चलते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं सबसे कम कौन करता है इसमें, अगर बात आप नाम से ही पता लग रहा होगा, एक तो मेम्ब्रेन है और बायोरिएक्टर। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है, ये बेसिकली क्या होता है, जो इफ्लुएंट बीओडी लेस देन 5 मिलीग्राम पर लीटर को ले आता है, तो इसका है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, है ना। तो आपको एक एक लाइन लिखनी है, कमेंट बॉक्स में बताना कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बारे में एक लाइन लिख के बताना क्या होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में, और अनएरोबिक अप फ्लो जो स्लज ब्लैंकेट है उसके बारे में एक एक लाइन आपको लिखनी है। और इसका राइट आंसर है डी, यानी कि 4 मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड कंप्राइज एन एनवायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट अंडर द EIA नोटिफिकेशन, यानी कि जो EIA नोटिफिकेशन है, व्हाट वुड कंप्राइज एन एनवायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है, तो सिर्फ सी बात है, क्या क्या देता है जो EIA बेसिकली नोटिफिकेशन में क्या है, क्या मिलता है आपको, एक रिपोर्ट मिलती है किस पे, EIA पे, यानी कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। तो बेसिकली दिस इज ए रिपोर्ट ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये स्टेटमेंट है ना। और नीचे ये क्वेश्चन है, द टोटल TDS मतलब टोटल डिसॉल्व सॉलिड, द टोटल डिसॉल्व सॉलिड TDS कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कुछ नीचे मेथड लिखे गए हैं और इसमें से आपसे पूछा है, कैन नॉट याद रखना कि किससे हम TDS को रिमूव नहीं कर सकते। RO रिवर्स ऑस्मोसिस से तो TDS ही रिमूव करते हैं, हम घरों में लगा RO, जबकि आपको कैन नॉट पूछा है। आयन एक्सचेंज से भी करते हैं भी TDS, आयन एक्सचेंज से करते हैं, बिल्कुल करते हैं। डिस्टिलेशन में तो होता ही है, क्योंकि पूरा गर्म करके उसको भाप को यूज, डिस्टिल्ड वाटर तो यूज करते हैं, उसमें कुछ होता ही नहीं, तो ये इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना जो टोटल डिसॉल्व सॉलिड है ना, वो बेसिकली डिसॉल्व सॉलिड फिल्ट्रेशन से नहीं होते हैं, फिल्ट्रेशन से नहीं होते हैं, याद रखना। उसमें वैसे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वगैरह तो हो जाएंगे, लेकिन जो डिसॉल्व होंगे, टोटल TDS की बात, यहाँ डिसॉल्व की बात हो रहे हैं, वो उससे अलग नहीं कर सकते, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है फिल्ट्रेशन, याद रखना। इसमें मैंने नोट भी लिख दिया है, जो फ्लक्चुएशन एंड सैंड फिल्ट्रेशन है वो कैन रिमूव जो सेटलेबल सॉलिड्स है या फिर सस्पेंडेड सॉलिड है वाटर, बट डिसॉल्व यानी कि TDS जो है वो उसको रिमूव नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ऐसे ये जो क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ हेल्प मिली होगी। जो मैंने आपको थोड़ा सा बोला है कि इसके बारे में लाइन लिखना, ये कमेंट बॉक्स में लिखना भी फ्रेंड्स ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह हम फटाफट जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिल जाए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ लास्ट में जाते जाते, कि हम पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, या फिर मोबाइल ऐप है SWMG, इस पे हम, और आप वेबसाइट से अपनी लैपटॉप में, PC में कहीं भी देख सकते हैं। और ये हमारा ऑफर चल रहा है, पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस कॉम्बो पैकेज में 34% ऑफ है, और सिंगल पेपर पे 24% ऑफ है। और ये जो ऑफर है ये मैं आपको बता देता हूँ 2 जनवरी तक है फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग है ज्वाइन करना चाहते हैं नेट JRF के पेपर के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये पेपर 1 के लिए भी है, आप ओनली आप पेपर 1 ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से एग्जाम को हैंडल करते रहना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं रखनी है, अच्छे से एग्जाम को हैंडल करना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम हो, हमेशा चित्त शांत रखना चाहिए, तभी बेहतर रिजल्ट्स निकल के आते हैं। ज्यादा जल्दी में चीजें खराब हो जाती है। क्वेश्चंस को समझने की कोशिश किया करो, वो पूछना क्या चाहता है। हम बेसिकली आंसर को देखने की ज्यादा कोशिश करते हैं, एकदम से क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया, आंसर पे बहुत फोकस रखते हैं, ऐसे नहीं है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि पूछना क्या चाह रहा है वो, फिर उसको आंसर करने की कोशिश करें तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी।